कर्नाटका का मैसूर 1960s में एक छोटे से टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे जाना जाता था। ये बात है 1962 के जून की, जब मैसूर रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्तों को कॉलेज जाते समय सी ऑफ करने आए एक लड़के के दिमाग में बस यही चल रहा था कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि आईआईटी में 17th रैंक लाने के बाद भी आईआईटी कानपुर में एडमिशन उन्हें नहीं मिल पाया, क्योंकि इनके पास फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन दोस्तों, कौन जानता था 1962 में ये बात सोचते हुए इस इंसान के बारे में कि एक दिन ये इतनी बड़ी कंपनी बनाएंगे जिसमें आज बड़े बड़े आईटीज में पढ़ने वाले लड़के एक सपना देखते हैं कि मुझे इन्फोसिस में जॉब मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे नारायण मूर्ति सर के बारे में, जिन्होंने अपने लाइफ की इतनी सारी हर्डल्स देखी और उसमें से उन्होंने निकल के इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी बनाई। इस वीडियो में एक और बहुत खास चीज है, आपने बहुत सारी लव स्टोरीज देखी होंगी, लेकिन इससे परफेक्ट लव स्टोरी और इससे बड़ा सपोर्ट आपने कभी नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में डीप डाइव करने की कोशिश करते हैं। हम पूरा इन्फोसिस के बनने का प्रोसेस इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको किसी भी बिजनेस को स्क्रैच से खड़ा करने में पूरी तरह से मदद करेगा, और जानेंगे कि किस तरह से सारी मुश्किलों का सामना करते हुए नारायण मूर्ति सर ने इन्फोसिस को इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी बनाया। आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। नागावारा रामाराव नारायण मूर्ति सर का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और ये बेहद ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिता एक मैथ्स के टीचर थे, जिनकी सैलरी करीब 250 रुपए थी, जिसमें उनको 11 लोग का एक पूरा परिवार चलाना होता था। नारायण मूर्ति सर पढ़ाई में बहुत तेज थे, तो अपनी स्कूल तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने आईआईटी की तैयारी किया और उन्होंने आईआईटी टॉप भी किया। बट पैसे की कमी की वजह से वो जब नहीं जा पाए, वो बहुत डिप्रेस बैठे थे। तो उनके फादर ने समझाया कि हम किसी भी कॉलेज से पढ़े, लेकिन अगर हमारे में दम है तो हम किसी भी लेवल से अपने आप को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। और ये बात उनको समझ में आई और इसके बाद इन्होंने बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की कर्नाटका से, वहां पे भी इन्होंने टॉप किया। और अब इनके पास एक रास्ता था स्कॉलरशिप लेके आईआईटीज में पढ़ाई करने का। तो इन्होंने अपना एमटेक जारी रखा और आईआईटी कानपुर से इन्होंने अपना एमटेक पूरा किया। कॉलेज पूरा करने के बाद इनके पास कई सारे जॉब ऑफर अब आने लगे थे और अब इन्होंने आईआईएम ज्वाइन किया, जहां पे इनको 800 रुपए की सैलरी मिल रही थी और इनको बेसिक कंप्यूटर पे काम करना था। नारायण मूर्ति सर ने इन्हीं दिनों में सबसे पहली बार कंप्यूटर देखा था कि कैसे कंप्यूटर चलता भी है। अपने 3 साल के इस आईआईएम के काम में उन्होंने सीखा कि किस तरह से बड़े कंट्रीज में एक्सपोजर होता है। वहां के जो लोग आते थे वो इनको चीजें बताया करते थे और ये कई सारे रिसर्च पेपर ये लिखा करते थे। और इसी को ही देख के एक फ्रेंच कंपनी सेसा ने इनको जॉब ऑफर दिया। इनका जॉब का काम था कि डिजाइन और इंस्टॉलेशन करना था कंप्यूटराइज्ड कार्गो को पेरिस एयरपोर्ट पे। और उस समय नारायण मूर्ति जी लेफ्ट की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित थे, तो उन्हें पता था कि फ्रेंच की जो कंट्रीज होती है वो लेफ्ट विंग कंट्रीज ही हैं। तो इन्होंने तुरंत जाके वहां पे जॉब ज्वाइन किया। 1974 में जब सेसा का प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो इन्होंने जॉब वहीं पे छोड़ा और जितने भी पैसे इन्होंने कमाए थे, ये एक सोशलिस्ट पर्सन शुरुआत से थे और इन्होंने वो सारे पैसे उठा के दान कर दिए और अपना बैग पैक किया और बुल्गेरिया के रास्ते वो भारत आने लगे। यहाँ पे उन्होंने कई लेफ्ट विंग कंट्रीज को देखा और वहीं से इन्होंने सीखा कि पहले हमें कैटलिस्ट बनना पड़ेगा, उसके बाद हम इन चीजों लोगों को सर्व कर सकते हैं। और वो भारत वापस आते हैं। भारत वापस आने के बाद नारायण मूर्ति जी ने अपना सबसे पहला एक नया वेंचर शुरू किया एसआरआई नाम का, जिससे कि वो कंप्यूटर पे काम करना शुरू किया था। यहीं पे इनकी सबसे पहली मुलाकात सुधा कुलकर्णी जी से होती है, जो बाद में उनकी वाइफ बनी। दोस्तों, इन दोनों की मीटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आइए एक बार उसको समझते हैं। लेकिन उससे भी पहले हम सुधा कुलकर्णी जी के बारे में जानते हैं। सुधा कुलकर्णी जी एक बहुत ही छोटे से टाउन से बिलोंग करती थी, कर्नाटका के, और वो अपने टाउन की सबसे पहली लड़की थी जिन्होंने इंजीनियरिंग एग्जाम क्लियर किया था। और इसके बाद वो हुबली में जाती हैं। वो कॉलेज जब ज्वाइन करती हैं तो वहां उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना होता है, क्योंकि उस समय लड़कियों के लिए सेपरेट बाथरूम नहीं होते थे और कोई भी लड़का सपोर्टिव नहीं होता था, क्योंकि उस समय लड़कियां ज्यादा नहीं पढ़ा करती थी भारत में। तो सबसे पहली महिलाओं में से एक थी ये। और उसके कॉलेज खत्म होने के बाद इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट देखा। उस एडवर्टीजमेंट में था कि टेल्को, जो कि टाटा की एक व्हीकल की कंपनी है, वो हायरिंग कर रही थी और इसमें लिखा था फीमेल्स आर नॉट अलाउड। सुधा कुलकर्णी जी को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि टेल्को फीमेल्स को क्यों नहीं हायर करना चाहती है। तो उन्होंने जेआरडी टाटा जी को एक लेटर लिखा। उसमें लिखा कि अगर टेल्को फीमेल्स को या फिर मुझे नहीं हायर करती है तो इसमें टेल्को का ही नुकसान है। और जेआरडी टाटा जी को ये कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने सुधा कुलकर्णी जी को इंटरव्यू के लिए बुलाया और टेल्को की ये पहली महिला यहाँ पे एम्प्लॉय बनी थी। तो अपने पहले वेंचर में काम करते हुए नारायण मूर्ति जी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और वो जो भी किताबें पढ़ते थे उसमें मूर्ति लिख के वो साइन कर दिया करते थे। और इनके एक कॉमन फ्रेंड की मदद से ये किताबें सुधा जी के पास भी चली जाया करती थी और सुधा जी हर किताब जब वो पढ़ती थी तो उसमें नारायण मूर्ति जी का साइन दिखता था। इसके बाद ये दोनों लोग मिलते हैं और ये इनका मिलना जुलना हमेशा चालू हो जाता है।
और 2 साल बीत जाते हैं। नारायण मूर्ति जी का ये जो पहला वेंचर था वो फेल हो जाता है, उसमें काफी इनका लॉसेस होते हैं, तो इन्होंने वो वेंचर बंद कर दिया और अब इन्होंने मुंबई जाके अपनी अगली कंपनी ज्वाइन की, पाटनी कंप्यूटर सर्विसेज, जहां पे एक जनरल मैनेजर के रूप में इन्होंने काम करना शुरू किया था साल 1977 में। दोस्तों यही कंपनी इनकी जिंदगी बदलती है। तो आइए अब इसमें और थोड़ा डीप डाउन करते हैं। पाटनी कंप्यूटर ज्वाइन करने के बाद इनकी शादी होती है सुधा जी से और ये मुंबई में दोनों साथ में रहने लगते हैं और अब पाटनी कंप्यूटर्स में ही इनको इनकी वो टीम मिलती है, इन्फोसिस की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स रहती है। सबसे पहले ये मिलते हैं वहां पे नंदन नीलंकनी जी से, जो कि हम जानते हैं जो आधार कार्ड के पीछे जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं का दिया हुआ है। ये IIT मुंबई के ये पढ़े हुए एक स्टूडेंट थे। तो वहां पे जब ये मिलते हैं तो इन्होंने एक चीज रियलाइज किया कि जो इंडिया में कंप्यूटर की कंपनियां काम कर रही थी, जैसे कि पाटनी हो गया और सारी थी, वो बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही थी और ये विजुअलाइज कर पा रहे थे कि इंडिया का IT सेक्टर में एक बड़ा बूम आने वाला है। दोस्तों यही एक बड़े विजनरी की पहचान होती है और इसी के साथ इनके और दोस्त वहां पे मिलते गए। तो कुछ 7 लोगों ने कैंटीन में सोचा कि हम अपना एक नया बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन किसी के पास भी पैसे नहीं थे और हिम्मत भी नहीं थी कि कैसे शुरू किया जाए। सारे दोस्त सोचते हैं और इसके बाद इन्होंने सोचा कि अब हम इन्फोसिस की शुरुआत करेंगे और हम सॉफ्टवेयर्स बनाना चालू करेंगे विदेशी कंपनियों के लिए। तो दोस्तों अपना बिजनेस शुरू करने के साथ ही इनके पास सबसे बड़ी मुश्किल थी कि ये पैसा कहां से लाएंगे। तो सुधा मूर्ति जी ने सबसे पहले 10,000 रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट किया और यहां से कंपनी की शुरुआत होती है नारायण मूर्ति जी के अपने बेडरूम से। और दोस्तों इन्होंने अपने बिजनेस में कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले नारायण मूर्ति जी ने कहा कि हमारा जो इन्फोसिस है ये सबसे पहले होगा इंपॉर्टेंट, ना कि हमारी पर्सनैलिटीज इंपॉर्टेंट होगी। अगर कोई भी ऐसा डिसीजन लेना हुआ जो जिसमें कंपनी या किसी एक पर्सन को चूज करना होगा, उसमें हम कंपनी को चूज करेंगे। अगला चीज इन्होंने जो प्रिंसिपल बनाया था कि हम कभी भी शॉर्ट टर्म गोल्स पे नहीं काम करेंगे, हम हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स पे काम करेंगे। तो 1980 में इन्फोसिस 1995 सोच के चल रही थी। इस तरह से लॉन्ग टर्म विजन दोस्तों क्रिएट होता है। और तीसरा जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था कि हमारे पर्सनल खर्चे अलग होंगे और हमारे कंपनी के खर्चे अलग होंगे। दोस्तों मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं, उनका बिजनेस फेल हो जाता है क्योंकि वो अपने पर्सनल खर्चे और अपने बिजनेस के खर्चे एक साथ मिला दिया करते हैं। आप भी ऐसा शायद करते होंगे, तो आप ये चीजें बंद करिए क्योंकि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा इस वजह से। तो इन्फोसिस की शुरुआत करने के बाद नारायण मूर्ति जी और नंदन नीलंकनी जी साथ में रहते थे और इनकी वाइफ्स भी साथ में ही रहा करती थी एक बड़े अपार्टमेंट में। उसी में इनका बिजनेस भी पूरा चलता था और इनकी जो वाइफ्स थी वो जितने इनके एम्प्लॉयज और इनकी टीम होती थी उनको चाय देना और बाकी साफ सफाई का काम किया करती थी, क्योंकि ये उस समय एम्प्लॉयज हायर नहीं कर सकते थे, इतने पैसे इनके पास नहीं थे। तो इनकी जो वाइफ्स थी उन्होंने बहुत ज्यादा इनके बिजनेस के लिए कंट्रीब्यूट किया। आप हर स्टेप पे देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो अपने पुराने जॉब्स के एक्सपीरियंस से इनको ये पता था कि हम अपने क्लाइंट्स कहां से लाएंगे। तो इन्होंने सोचा कि इंडिया में अगर हम जाते हैं तो इंडिया में कोई बड़ी कंपनी है ही नहीं जो कि हमारी सर्विसेज ले पाएगी। तो अब इन्हें यूएस की कंपनीज को टारगेट करना था जो कि इनकी सॉफ्टवेयर की सर्विसेज ले सकें। तो अब उसके सामने प्रॉब्लम यह था कि इनको यूएस की जो डोमेस्टिक कंपनीज थी जो इनके जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, एक उनसे कंपीट करना था और बाकी ग्लोबली भी दुनिया की कंपनीज से इनको कंपीट करना था। दोस्तों इनके पास जो बड़ा एक एडवांटेज ये था कि इंडिया में सस्ते में सॉफ्टवेयर ये बना सकते थे जो कि बड़ी कंट्रीज में काफी महंगे में बनती। यही एक इनके पास एडवांटेज था। इनकी टीम के बाकी लोग जाके यूएस में क्लाइंट से मीटिंग किया करते थे और जो इनके फाउंडर्स जाते थे वो सब रोड पे पैदल चला करते थे या फिर वो एक ही अपार्टमेंट में रहा करते थे कि जितने ज्यादा से ज्यादा इन्फोसिस के लिए हम पैसे बचा सकें। और यहां पे नारायण मूर्ति जी जिस भी क्लाइंट से मिलने जाते थे वो अपने स्कूटर से मिलने जाया करते थे। तो इन्फोसिस अब सॉफ्टवेयर बनाने का काम कर रही थी दूसरे बड़ी कंपनियों के लिए। यहां पे इन्फोसिस ने सॉफ्टवेयर के पीछे भी 2 रूल्स बनाए। सबसे पहला यह था कि हमेशा हम अपने क्लाइंट के लिए सेटिस्फैक्टरी सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे जो क्लाइंट को जरूरत है, उसकी जो डिमांड है। दूसरी चीज कि हम कोई भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे, हम ऐसे सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो ग्लोबली यूज किया जा सके, एरिया स्पेसिफिक हम काम नहीं करेंगे। दोस्तों ये बड़े विजन को सोचने का एक तरीका होता है। अब यहीं पे अगर हम बात करें कि 1982 में इन्होंने 3 इंजीनियर सबसे पहले हायर किए IIT चेन्नई से। अब जब वो इंजीनियर्स आते हैं इनके काम करने तो वो इनका बेडरूम रहता है, इनका जो ऑफिस था। वो पहली बार जब इनके इंजीनियर्स जब इन्होंने ऑफिस देखा तो वो बिल्कुल शॉक्ड रह गए थे कि इतना बड़ा नाम और इतने छोटे से जगह पे काम कर रहा है। तो साल 1983 में इन्होंने इन्फोसिस को बैंगलोर में शिफ्ट करने का डिसाइड किया
और ये बेंगलोर की सबसे पहली आईटी कंपनी भी बनी, क्योंकि बेंगलोर पुणे और मुंबई के कंपैरिजन में थोड़ी सस्ती जगह थी। वहां पे जो स्टूडेंट्स को हायर करके ले आना बहुत इजी था, साउथ के बच्चों को। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट था कि यहां पे अब नए नए रिसोर्सेज बिल्ड होते जा रहे थे, और मुंबई काफी महंगी जगह थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इनको शिफ्ट करने का था कि जो जर्मन मैकेनिकल की एक कंपनी थी जिनसे इनको प्रोजेक्ट मिला था, मीको नाम की, वो इनके सामने एक शर्त रखी थी, अगर आप हमारा प्रोजेक्ट लेंगे तो आपको बेंगलोर में काम करना होगा। तो दोस्तों अपने क्लाइंट के लिए तो इनको शुरुआती दिनों में कुछ भी करना था, जिस वजह से ये पूरी तरह से बेंगलोर शिफ्ट होते हैं। मैं एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के पास 3 साल तक कभी भी कंप्यूटर नहीं था, क्योंकि इंडिया में उस समय लाइसेंस राज चला करता था, जिस वजह से अगर इनको एक कंप्यूटर लेना है, बाहर से मंगाना है, तो उसके लिए इनको 100-200 लाइसेंसेस देने पड़ेंगे, जो कि इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। और 1984 में इन्होंने अपने सबसे पहला यहां पे कंप्यूटर लिया था। दोस्तों 1 साल इनको लग गए थे अपना सबसे पहला टेलीफोन का कनेक्शन लेने में। उसके पहले ये जब क्लाइंट से अपने बात करते थे तो वो इनको पीसीओ से जाके बात करना होता था। यहीं पे दोस्तों एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, जब ये मीको के डायरेक्टर से मिलने जाते हैं तो उस समय ये अपने स्कूटर से जाते हैं, तो मीको का डायरेक्टर बड़ा ही शॉक्ड रह जाता है कि इतनी बड़ी कंपनी का जो मालिक है वो इतने सादे तरीके से आ रहा है। यही सबसे बड़ी पहचान थी दोस्तों नारायण मूर्ति जी की, और आज भी नारायण मूर्ति जी बेहद ही सादगी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नारायण मूर्ति जी वो हर तरीके कर रहे थे जिससे ये अपने कंपनी के सारे एक्सपेंसेस को कम कर सके। तो दोस्तों इन्फोसिस के शुरुआती दिन जितने अच्छे लग रहे थे, आगे इनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि 1989 के पास आते आते इन्फोसिस ने बैंकरप्सी भी देखा, और किस तरह से नारायण मूर्ति जी ने इस कंपनी को इस बैंकरप्सी से भी बाहर लाया, और नारायण मूर्ति जी ने किस तरह से अपनी स्ट्रेटजीज लगाई जिस वजह से इन्फोसिस भारत की नंबर 1 आईटी कंपनी बनी। ये सब कुछ हम पार्ट 2 में बात करेंगे। हम ज्यादातर इन्फोसिस के जो पूरा प्रोसेस है वो पार्ट 2 में बात करेंगे। पार्ट 1 में हमने इनकी लाइफ जर्नी पे बात किया और शुरुआती दिनों के बारे में बात किया। दोस्तों पार्ट 2 आपके बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पार्ट 2 में ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।